हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 1857 के संग्राम के बारे में। 1857 के विद्रोह को कई नामों से जाना जाता है। भारतीयों ने इसे 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम या आंदोलन कहकर पुकारा या पहली स्वतंत्रता की लड़ाई, गदर आदि नाम दिए, जबकि पश्चिमी इतिहासकार इसे केवल एक सिपाही विद्रोह के रूप में मानते हैं। नाम जो भी हो, मगर यह भारतीयों का पहला ऐसा बड़ा विद्रोह था जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ शुरू हुआ था, मगर नाकाम रहा। इस विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ में हुई, जब बंगाल लांसर या बंगाल प्रेसिडेंसी के सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और दिल्ली की तरफ कूच की और अगले दिन यानी 11 मई 1857 दिल्ली पहुंचे और वहां से अंग्रेज सिपाहियों को खदेड़ दिया। और 12 मई 1857 के दिन उन्होंने मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय यानी कि बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर दिया। मगर इस विद्रोह की चिंगारी इससे पहले 1857 के जनवरी महीने में ही हो चुकी थी, जब बंगाल प्रेसिडेंसी की एक छावनी दमदम में ये खबर फैली कि नई एनफील्ड राइफल के कार्ट्रिजेस, जिन्हें हम कारतूस कहते हैं, में सुअर और गाय की चर्बी का इस्तेमाल किया है। एनफील्ड पैटर्न 1853 राइफल मस्केट पहले इस्तेमाल की जाने वाली राइफल से काफी बेहतर थी, मगर इस राइफल की बुलेट यानी गोली के साथ समस्या ये थी कि ये एक प्रकार के कार्ट्रिज कारतूस में आया करती थी, जिन्हें खराब होने से बचाने के लिए उन पर चर्बी का लेप या ग्रीस लगाई जाती थी, जो कि सुअर या गाय के फैट से बनी होती थी। इस गोली को इस्तेमाल करने के लिए सिपाही को कारतूस को अपने मुंह से छीलना पड़ता था, क्योंकि गाय हिंदुओं में पवित्र मानी जाती है और सुअर मुसलमानों में हराम है। इसलिए इन दोनों ही धर्मों के लोगों के लिए इस कार्ट्रिज का इस्तेमाल करना उनके धर्म का भ्रष्ट होना था। इसलिए ब्रिटिश सेना में भर्ती दोनों ही धर्मों के लोगों ने, चाहे मुसलमान हो या हिंदू, इन कारतूसों का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। इसकी शुरुआत हुई उड़ीसा के बहरामपुर में फरवरी 1857। 19वीं नेटिव इन्फेंट्री ने इन कारतूसों के
1812 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार के इस संधि से क्या मिला? पहला, आंतरिक विद्रोह से रक्षा। अगर उनके राज्य में आंतरिक विद्रोह होता है तो उसको दबाने का काम ब्रिटिश सेना का होगा। दूसरा, बाहरी आक्रमण से रक्षा, अर्थात अगर उस राज्य पर कोई दूसरा राज्य या बाहरी शक्ति हमला करती है तो उस सूरत में ब्रिटिश सेना उस राज्य की तरफ से लड़ेगी और उसकी रक्षा करेगी। तीसरा, अंग्रेज उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस बिंदु को वो मानते नहीं थे। इस संधि के चलते भारतीय शासक अपनी बाहरी आजादी खो बैठे व बाद में वे अपनी गद्दी से भी हाथ धो बैठे। इस नीति का सबसे बड़ा नुकसान अवध और झांसी को उठाना पड़ा। तो पहले हम अवध के बारे में जानते हैं। अवध, शुरुआत में अवध मुगल साम्राज्य का एक सूबा हुआ करता था। मुगल साम्राज्य की कुल मिलाकर 15 सूबे थे, मगर मुगलों की ताकत कम होने के बाद अवध एक आजाद राज्य के रूप में सामने आया। बाद में अंग्रेजों की बढ़ती हुई ताकत को देखते हुए अवध के नवाब मुगलों से हाथ मिला बैठते हैं और 1764 के बक्सर युद्ध में वे हार जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अंग्रेजों के साथ सहायक संधि करनी पड़ती है। ये अंग्रेजों की शुरुआती संधि थी। बाद में 1801 में अवध के नवाब सादत अली खान ने लॉर्ड वेल्लेसली के साथ सहायक संधि स्वीकार करी और इलाहाबाद अंग्रेजों को दे दिया। आगे चलकर लॉर्ड डलहौजी के भारत का गवर्नर जनरल बनने के बाद उसने लैप्से डॉक्ट्राइन, जिसे लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति भी कहा जाता है, का इस्तेमाल करा। 1854 में अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर उन्हें गद्दी से हटाकर कलकत्ता भेज दिया गया और अवध कंपनी का राज्य बन गया। कुछ इसी प्रकार की नीति बरार के साथ भी अपनाई गई।
झांसी 1817 में पेशवा ने झांसी को कंपनी को सौंप दिया था, मगर झांसी की आंतरिक मामलों की जिम्मेदारी सिर्फ झांसी के राजा के पास ही थी और कंपनी ने झांसी के राजा रामचंद्र से संधि करी थी कि वे झांसी के राजा रामचंद्र और उनके उत्तराधिकारी वंशानुगत राजा बनेंगे। मगर 1843 में झांसी के राजा गंगाधर राव बिना संतान के दुनिया से चले गए। अपनी मौत से पहले उन्होंने दामोदर राव नाम के बच्चे को गोद ले लिया था और शुरुआत में कंपनी ने इसे मंजूरी दे दी थी, मगर फरवरी 1854 में लॉर्ड डलहौजी ने इसे मानने से इनकार कर दिया और 1853 में झांसी को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया। इसी तरह का रुख कंपनी ने सतारा, संबलपुर, जैतपुर, नागपुर के साथ भी अपनाया, जहां पर राजा बिना संतान के ही मर गए थे और कंपनी ने उनके दत्तक पुत्र अर्थात गोद लिए हुए बच्चे को राजा मानने से साफ इनकार कर दिया और उनका विलय अपने राज्य में कर लिया। अपने राजा व नवाबों की ऐसी हालत देखकर उन राजाओं की प्रजा के दिल में कंपनी के खिलाफ आक्रोश बढ़ता चला गया और दूसरी तरफ डानी होती थी और समुद्र पार करके सेवा के लिए जाना पड़ता था। और आखिरी व तत्कालीन सबसे महत्वपूर्ण कारण था
एनफील्ड राइफल का इस्तेमाल, जिसके कारतूसों में सुअर और गाय की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था। ये थे कुछ कारण जिनके वजह से 1857 का विद्रोह हुआ था। और 1857 के विद्रोह खत्म हो जाने के बाद क्या करा? 1857 के विद्रोह खत्म हो जाने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में से शासन खत्म हो गया और भारत पर सीधा ब्रिटिश सरकार द्वारा शासन किया जाने लगा और ब्रिटेन की रानी को भारत की रानी घोषित किया गया। और ब्रिटेन की रानी की तरफ से एक प्रतिनिधि को भारत भेजा जाता था, जिसको गवर्नर जनरल की जगह वायसरॉय कहा जाने लगा, यानी कि ब्रिटेन की रानी का नुमाइंदा। और सेना में भी काफी बदलाव किए गए। सबसे पहला बदलाव जो किया गया वो बंगाल प्रांत की जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी उसकी सेना में किया गया। बंगाल प्रेसिडेंसी में अवध के लोग ज्यादातर शामिल थे, गोरखा रेजिमेंट हुआ करती थी। बाद में इसको हटाकर पंजाब के सिपाहियों को, जो गोरखा ही कराए जाते थे, खासकर उनको शामिल किया गया और अंग्रेज सिपाहियों का अनुपात बढ़ाया गया। और 1877 के दिल्ली दरबार में उन लोगों को सम्मानित किया गया जिन्होंने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था विद्रोहियों के खिलाफ। तो ये वीडियो थी हमारे 1857 के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगने पर जरूर लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ भी। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।